हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक और ये फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी की सीरीज में हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम कीट विज्ञान का इतिहास, अधिनियम और अनुसंधान संस्थान का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये कॉम्पिटेटिव दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बुक्स का ना पूछ लिया तो प्लीज़ इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा और सही से पढ़ने का प्रयास करें और नोट जरूर बनाइएगा इसका। तो हम पहले इतिहास की बात करेंगे। ओके, तो कीट विज्ञान का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी। तो पहले हम पढ़ेंगे और साथ में समझते चलेंगे। ओके, कोई भी पॉइंट मिस ना हो इसलिए। प्राचीन ग्रंथों में कीटों का उल्लेख, जैसे रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में कीटों से संबंधित कुछ शब्दों का उल्लेख मिलता है। देखिए, जो कीट हैं इनका उल्लेख अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, ठीक है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो इसके प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे रामायण हैं, महाभारत हैं, उनमें इनका उल्लेख मिलता है कुछ शब्दों का। ठीक है, किनका? कुछ शब्दों का उल्लेख मिलता है। जैसे वो कौन सी? पिपीलिका। पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। ओके, और पतंगा यानी टिड्डा, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, और उबंग उबंग पालिका यानी दीमक की रानी। ऐसे शब्द हमारे महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में प्रयुक्त हुए, जिससे हमें यह पता चलता है कि इनका इतिहास पुराना है। ओके, प्राचीन भारतीय साहित्य में भी इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो पहला, अगर हम साहित्य के अनुसार देखने की बात करें तो महाभारत, अब एक एक करके देखेंगे। महाभारत में अगर हम बात कर लें तो 1424 से 1366 ईस्वी पूर्व की बात करें तो रेशम, शहद और लाख का उल्लेख मिलता है। महाभारत में विशेष रूप से किसका? रेशम का, शहद का, लाख का उल्लेख मिलता है। तो भैया ये रेशम तो रेशम के कीड़े से आएगा, शहद कहाँ से आएगा? मधुमक्खी से आएगा, और लाख लाख के कीड़े से आएगा। और लाक्षागृह जो वाला कांड मिलता है जिसमें दुर्योधन ने क्या किया था, एक साजिश की थी जिसमें पांडवों को जला के मार देने की कोशिश की थी। ये कहानी आपको याद होगी। तो किसका बना हुआ था? लाख का बना हुआ था। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि उस समय लाख का कीड़ा होता था। ओके, उसके बाद अमरकोश है, जो कि क्या है? संस्कृत कोश, शब्दकोश है, जिसमें पतंगा, भृंग यानी मधुमक्खियां, पतंगे, बीटल, भृंग जो शब्द है इसमें प्रयोग किया गया था शब्दकोश में। उसका मतलब है मधुमक्खियां, पतंगे, बीटल, चमकने वाले कीड़े, ये सब भी भृंग में आ जाते हैं इस शब्दकोश के अनुसार। ओके, उसके बाद सुश्रुत यानी शैल चिकित्सक, जो 100 से 200 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, देखिए, सुश्रुत जो हमारी सर्जरी के जनक कहे जाते हैं, शैल चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत हैं। इन्हें याद रखिएगा, ये भी कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और तो हम इनके अनुसार अगर हम देखें तो इन्हों के भी कुछ शब्दों को उल्लेख मिलता है। तो वो है चींटी यानी पिपीलिका, मच्छर, मधुमक्खियों का वर्गीकरण किया। यानी जो सुश्रुत थे, हमारे महर्षि थे एक, उन्होंने चींटी का, मच्छर का और मधुमक्खियों का वर्गीकरण किया था कि किस प्रकार से इन्हें चिकित्सा में प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद जो आता है उमा स्वाति आता है। उमा स्वाति में क्या होता है? ये भी वैद्य है, 0 से 100 ईस्वी पूर्व की। इसमें मधुमक्खियों के वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है, सीधी सी बात है। उसके बाद देखिए, ये कम कॉम्पिटेटिव पूछा जाता है तो इसे हम थोड़ा सा देख रहे हैं ऐसे फास्टेस्ट। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय महत्व के कीट, यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण, यानी धरोहर कौन सी हैं उनकी बात करेंगे। पेस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जिसमें शामिल किया गया है, इसमें है दीमक, टिड्डी, दीमक, सफेद ग्रैब, ये सब क्या है? पेस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आ जाते हैं। ओके, तो प्लीज इन्हें याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम, अब ये वाला तो पार्ट बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और देखते हैं वैज्ञानिकों का योगदान
कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। तो प्रमुख वैज्ञानिक और उनका योगदान। पहला जो बात चीज देखने को मिलती है अरस्तु। अरस्तु देखिए, अरस्तु क्या है, बायोलॉजी के जनक हैं, यानी जैव विज्ञान के जनक हैं। तो इनसे ही शुरू होता है इतिहास इनका। और क्योंकि बायोलॉजी में ही एंटोमोलॉजी आ जाता है, क्योंकि बायोलॉजी की शाखा ही है एक एंटोमोलॉजी। तो अरस्तु यानी 384 से 322 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, यानी इनका जीवन काल ये था। जैविक वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। एक कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन, एक मार्क का क्वेश्चन, यानी अगर हम सेमेस्टर वाइज बात करें, ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव में भी पूछा जाता है कि जैविक वर्गीकरण के पिता कौन है, तो वो अरस्तु हैं हमारे। ओके, उसके बाद कीटों को मैंडिबुलेट और हॉस्टलेट प्रकार तथा पंख वाले और बिना पंख वाले समूहों में विभाजित किया। इन्होंने क्या किया, इसे भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजित भी किया कीटों को। और कोलियोप्टेरा और ड्यूप्टेरा जैसे शब्द दिए। अगर हम कोलियोप्टेरा जो ऑर्डर है, ड्यूप्टेरा जो ऑर्डर है, अगर ये शब्द किसने दिए थे इसकी बात करें, तो ये किसने दिए थे, अरस्तु ने दिए थे। इसके बाद बात करेंगे हम कैरोस निलियस की। ये 1758 की बात हो रही है। इसमें इन्हें टैक्सोनॉमी, क्या है, टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। देखिए, टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये क्या है, इसमें कीटों का वर्गीकरण किया जाता है। और ये 1758 में प्रकाशित पुस्तक, देखिए पुस्तक का जरूर नाम याद रखिए, क्योंकि पुस्तक कई बार पूछे जाते हैं कि सही पुस्तक को सही लेखक से मिलाइए, ये कॉम्पिटेटिव दृष्टिकोण से है। और आजकल जो लेवल चल रहा है इसी तरीके का चल रहा है कि 4 विकल्प दे दिए और उन्हें मिलाइए कि कौन सा पैटर्न सही है, ठीक है। और आपके इसमें अगर सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करें, इसमें 4 पुस्तकों का नाम लिखिए तथा उनके लेखकों का नाम लिखिए, तो ये पूछ दिया जाता है। तो 4 किताबों का नाम जरूर याद रखिएगा। या फिर कोई किताब का नाम दे दिया, पूछ लिया भैया इसके लेखक बताइए। या फिर कॉम्पिटेटिव दृष्टिकोण से किसी बात करें कि इनकी किताब का नाम, वैज्ञानिक का नाम दे दिया और पूछते इनकी किताब है, नीचे किताबों का नाम, तो भाई बताइए। तो अगर हम इनकी पुस्तक की बात करें तो वो है स्टिग्मा नेचुरे। ओके, ये 28 भारतीय कीट प्रजातियों को शामिल किया। इसमें इन पुस्तक में इन्होंने 28 भारतीय कीटों को शामिल किया था। और ये आई कब थी, तो 1858 में आई थी। इसके बाद आते हैं जेसी फैब्रिसियस। देखिए, ये डेनमार्क के वैज्ञानिक हैं। क्या है, डेनमार्क के हैं। इन्होंने 10,000 से अधिक कीट प्रजातियों का वर्णन किया। कितनी, 10,000। 10,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने इस पुस्तक को 1878 में प्रकाशित किया था और कीट विज्ञान की पहली पुस्तक थी। क्या थी ये, पहली पुस्तक थी। भारतीय की ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारतीय कीट की पहली पुस्तक कौन थी, तो इन पुस्तकों को जरूर याद नाम रखिए। भारतीय कीटों का गहन अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। कीटों को मुखांगों के प्रकार के आधार पर 13 आदेशों में वर्गीकृत किया। बात समझ में, कि 13 प्रकार, ऑर्डर, ये आदेश क्या है, ऑर्डर है। इसके बाद हम बात करेंगे जेसी कोइनिंग की। कोरमंडल और दक्षिण भारत के कीटों का संग्रह किया। इनकी स्मृति में लाल कपास कीट का नामांकन किया गया। लाल कपास कीट का नामांकन भी किया गया। ओके, ये रहा इसका नाम। मैं इसे इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये प्रोनाउंस करना नहीं आता, क्योंकि आपने लेक्चर्स देखे होंगे मेरे, तो मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। ओके, इसके बाद हम जिस वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं वो है स्नोडग्रॉस RE 1875 में। ओके, महान कीट वैज्ञानिक, रचनाविद। इन्होंने कीट संरचना विज्ञान यानी इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के जनक कहा जाता है। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के जनक हैं ये। ओके, इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। उसके बाद
नियोल डी नाइसवेल की बात करेंगे। भारत सरकार के पहले कीट वैज्ञानिक नियुक्त किए गए थे। भारत सरकार द्वारा अगर हम बात करें तो ये कौन नियुक्त किया गया था? नियोल डी नाइसवेल को नियुक्त किया गया था। और कब किया गया था? 1901 में किया गया था इन्हें। मैक्सवेल लेफ्रॉय, अगर मैक्सवेल लेफ्रॉय की बात करें तो भारत सरकार के दूसरे कीट वैज्ञानिक थे। ये प्रथम इंपीरियल इंटमोलॉजिस्ट थे, दूसरे कीट वैज्ञानिक और प्रथम इंपीरियल इंटमोलॉजिस्ट थे। यही तरीके की चीजें कंपटीशन में पूछी जाती हैं। और 1906 में इंडियन इंसेक्ट पेस्ट और 1909 में इंडियन इंसेक्ट लाइफ प्रकाशित की। इनकी जो पुस्तकें हैं वो है क्या है? इंडियन इंसेक्ट पेस्ट और इंडियन इंसेक्ट लाइफ के बारे की नाम से इनकी पुस्तकें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मिथालाल रूनवाल। 1908 दीमक यानी सफेद चींटी पर उत्कृष्टकार परिस्थितिक भूण विज्ञान और टिड्डों पर अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान था इनका। सर विसेंट वी विगलवर्थ, ये जो थे वो कीट शरीर क्रिया विज्ञान के विशेषज्ञ थे, इसीलिए इन्हें इंसेक्ट फिजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। और रस चूसने वाले कीट जैसे खटमल पर अध्ययन किया था इन्होंने। किन कीटों पर किया था? तो जो रस चूसने वाले होते हैं। उसके बाद जिस वैज्ञानिक की बात करने जा रहे हैं वो वैज्ञानिक हैं टीबी फ्लेचर। टी फ्लेचर जो थे महाराष्ट्र राज्य के पहले सरकारी कीट वैज्ञानिक थे। ओके, इन्होंने सम साउथ इंडियन इंसेक्ट पुस्तक लिखी। दूसरे इंपीरियल इंटमोलॉजिस्ट थे। पहले वाले जो हमारे थे वो दूसरे इंटमोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा और कौन क्या है ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए जितने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं मैं एक ही बार में एक ही जगह पर एकत्रित कर दिया, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर तो करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से रीच बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात किसकी कर रहे थे? तो टीवी रामकृष्ण अय्यर की बात कर रहे थे। इन्होंने जो बुक लिखी थी वो हैंड बुक ऑफ एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हैंड बुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया है। उसके बाद HS फ्रूथी 1934 में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे। उसके बाद 1963 में भारत सरकार के पहले शोध संरक्षण सलाहकार भी यही थे। टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी इन्होंने लिखी थी। क्या लिखी थी? टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी इन्होंने लिखी थी। डॉक्टर MS मरडी की बात कर लेते हैं। इन्हें जर्नल एंटोमोलॉजी लिखी। क्या? जर्नल एंटोमोलॉजी किसने लिखी? तो डॉक्टर MS मरडी ने लिखी थी। डॉक्टर S प्रधान की बात करते हैं। डॉक्टर S प्रधान ने इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉस पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉस। भारत में आधुनिक अनुप्रयुक्त कीट विज्ञान यानी मॉडर्न अप्लाइड एंटोमोलॉजी के जनक कहा जाता है इन्हें। और एंटोमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है तो ये भी आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। वी वसंतराज डेविड और T कुमार स्वामी, इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी पुस्तक लिखी थी। उसके बाद MRG के नैयर इंसेक्ट एंड माइट्स ऑफ क्रॉस इन इंडिया, इंसेक्ट एंड माइट्स ऑफ क्रॉस इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। देखिए हम सारे वैज्ञानिकों को एक तरफ लाएं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। उसके बाद बात करें के नैयर की, तो के नैयर और N आनंद कृष्णन और V वसंत डेविड, जर्नल एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जर्नल एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी। ओके, ये पुस्तकें लिखी। अब महत्वपूर्ण घटनाओं की बात कर लेते हैं। इतिहास तो हमने पढ़ लिया कि अब महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी, तो उनके बारे में हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण घटनाओं और कानूनों की।
तो 1912 में प्लांट क्वारंटाइन एक्ट आया था। क्या था? प्लांट क्वारंटाइन एक्ट लागू किया गया था। देखिए आया सबसे अधिक शब्द लागू, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्ट आता है उसका लागू बहुत समय बाद होता है। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। ये जो प्लांट क्वारंटाइन एक्ट आया था 1912 में लागू कर दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि 1914 में विनाशकारी कीट पादप अधिनियम, देखिए तो हिंदी हो गई, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, डीपा, डीपा का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, ये कब आया था? 1914 में आया था। उसके बाद 1916 में देहरादून उत्तराखंड इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1916 में हुई थी। उसके बाद 1925 की बात करें तो 1925 में रांची बिहार में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना? तो रांची बिहार में की गई थी, 1925 में की गई थी। अब 1937 में जो एक्ट आया था वो हापुड़ उत्तर प्रदेश में भंडारण कीट प्रयोगशाला या लैबोरेटरी फॉर स्टोरेज पेस्ट की स्थापना की गई थी। क्या हुआ था? हापुड़ में पहला भंडारण कीट प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी और लैबोरेटरी फॉर स्टोरेज पेस्ट। उसके बाद 1937 में ही नई दिल्ली में IARI के अंतर्गत कीट विज्ञान विभाग यानी एंटोमोलॉजी डिवीजन की स्थापना की गई थी। अगर पूछे कि IARI में कीट विभाग की स्थापना कब हुई थी तो 1937 में हुई थी। उसके बाद 1939 की में बात करें अगर हम तो टिड्डी चेतावनी संगठन, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत पूछा जाता है, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, इस फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है, LWO। उसके बाद 1946 की बात करें तो भारत सरकार ने पौध संरक्षण, क्वारंटाइन और भंडारण निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1968 की बात कर लेते हैं तो 1968 में जो एक्ट आया था वो था सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट लाए थे ये 1968 में। और इसे लागू, जैसा मैंने कहा था कि ये लागू कब, कई बार एक्ट आ जाते हैं और लागू बाद में होते हैं, तो ये आया तो 1968 में था लेकिन लागू 1 जनवरी 1971 को हुआ था। क्या हुआ था? 1971 को सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट। अब हम कुछ संस्थान हैं जो कि एंटोमोलॉजी पर रिसर्च करते हैं, इंसेक्ट पर रिसर्च करते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। पहले जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं वो है IOBCA, वेस्ट इंडीज में है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑफ नॉक्सियस एनिमल एंड प्लांट। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑफ नॉक्सियस एनिमल एंड प्लांट। ये करता क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि अगर कोई चीज खोली गई, कोई चीज स्थापित की गई तो उसका उद्देश्य होगा ये हानिकारक जानवरों, पौधों के जैविक और समेकित नियंत्रण में अनुसंधान और विकास। अब बात करेंगे ICIPE, ये केन्या में है। देखिए अभी हम इंटरनेशनल की बात करें क्योंकि हम सभी को कवर कर रहे हैं, हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं जिससे कि आपको तकलीफ हो, बाद में कुछ पढ़ना पड़े। तो हमारी तो 100% कोशिश है कि इसमें कुछ आपको कुछ भी ना रह जाए कि जो बाहर से कंपटीशन में आ जाए। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है। तो ओके, अब इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी है ये। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, शरीर क्या करेगा, शरीर की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करेगा और पारिस्थितिक क्षेत्रों के विषय में अध्ययन करेगा। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो
नेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वो है NCIPM, यानी नई दिल्ली में है ये, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत पूछा जाता है भैया, याद रखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। उद्देश्य है समेकित कीट प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण। उसके बाद जो दूसरा अनुसंधान आता है वो है PDBC, यानी बेंगलुरु। यह है कहाँ, बेंगलुरु में है। इसका नाम है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसका विकास क्रम जो है वो इस प्रकार से है। 1909 में इसका नाम बदलकर नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट इंसेक्ट NBAII कर दिया गया था। देखिए अब ज़्यादातर ये जो पूछा जाता है NBAII पूछा जाता है, अब ये PDBC नहीं पूछा जाता है। तो वर्तमान में इसे नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसर्च NBAIR के रूप में जाना जाता है। देखिए नाम बदले गए हैं इसे, ठीक है। तो अब ये भी पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करें CIB की बात, ये फरीदाबाद में, इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड। क्या है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये क्या करे, इंसेक्टिसाइड्स के लिए अधिनियम बताएगा, यानी दिशा निर्देश क्या है कि इंसेक्टिसाइड को के दिशा निर्देश, यानी अगर कोई कंपनी ये बना रही है तो उसके किस प्रकार से उसके दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें ये लागू करती है। उसके बाद NPPTI हैदराबाद में है। इसका नाम है नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और उद्देश्य है पौधे संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना। इनके आप देखिए उद्देश्य मत याद रखिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसके फॉर्म लिख देंगे, इसकी स्थापना कब हुई और ये कहाँ पर, इतना लिख देंगे, टीचर के लिए इतना बहुत होता है, ओके। और कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से इतना ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम बात करेंगे IGSI की। ये हापुड़ में है। कहाँ पर है, हापुड़ में है, उत्तर प्रदेश। ये इसका नाम है इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट। ये काफ़ी पूछा जाता है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, IGSI। और इसका नाम इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट है, ओके। अनाज भंडारण और कीट प्रबंधन पर अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करता है ये। उसके बाद DPPQS यानी फरीदाबाद में है ये। इसका जो पूरा नाम है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज है। ये जो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य इसका है पौध संरक्षण, क्वारंटाइन, भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान और संचालन। अब हम बात करेंगे IARI की। ये पूसा न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसमें IARI में जो स्थापना की गई थी कीट विज्ञान की, इसके एक विभाग की, वो 1937 में की गई थी, ओके। उसके बाद CABI यूनाइटेड किंगडम में है ये। इसका नाम क्या है, कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर ब्यूरो इंटरनेशनल है। उसका उद्देश्य है कृषि पर्यावरण और से संबंधित मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर अनुसंधान और सहयोग।